हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम डेली इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर के मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है जिसमें हम लिटरेचर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि मुझे लास्ट वीडियो में एक कमेंट मिला जिसमें कहा गया था कि पीजीटी के क्वेश्चंस को ज़्यादा इन्वॉल्व करें, तो इसी सीरीज में मैं आज काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस लाई हूँ जो पीजीटी के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप अपने सजेशन मुझे आज की वीडियो में भी लिख के बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मैं उन्हें अप्लाई कर सकूं। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी शेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें मेरी वीडियो को। ओके, तो शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। आई होप यू विल लाइक इट। First question. Yes, first question is careless she is with artful care, affecting to seem unaffected is an example of। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोल है हमारे एग्जाम का। ठीक है, हम इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस आपके फिगर ऑफ स्पीच से बनते हैं। ठीक है, तो आप इसे लाइटली नहीं लेंगे। हर एक फिगर ऑफ स्पीच आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम देखें तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी। क्वेश्चन है हमारा, केयरलेस शी इज विद आर्टफुल केयर। देखिए, केयरलेस भी है और आर्टफुल केयर भी है, मतलब एक दूसरे की अपोजिट बातें हो रही हैं। और आगे भी अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड, तो अफेक्टिंग और अनअफेक्टेड दीज आर आल्सो अपोजिट टू ईच अदर। ओके, अब ऑप्शन है हमारे पास, क्या ये आयरनी है, पैराडॉक्स है, सिमिली है या मेटाफर है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए, सिमिली और मेटाफर तो होंगे ही नहीं। जैसा कि आपको पता है सिमिली क्या होती है, सिमिली कंपैरिजन कर रहे हो उसको हम सिमिली बोल देते हैं जब हम लाइक और एज का यूज करके कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है, दो सिमिलर चीजों में। ओके, और अगर हम मेटाफर बोले तो मेटाफर में लाइक और एज का यूज किए बिना हम दो डिसिमिलर चीजों में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ओके, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, सिमिली मेटाफर तो कट हो गए, आयरनी है या पैराडॉक्स है। तो जैसा कि पैराडॉक्स की डेफिनेशन ही क्या है, पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट इज सेल्फ कंट्राडिक्टरी। ओके, सेल्फ कंट्राडिक्टरी मतलब वो अब एक ऐसी स्टेटमेंट है जो अपनी कही हुई बात को ही कट कर रही होती है कहीं ना कहीं। तो इसमें भी इसी तरीके की फीलिंग या मीनिंग निकल के आ रहा है। केयरलेस शी इज विद आर्टफुल केयर, अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड, किसका एग्जाम्पल हो गया? पैराडॉक्स का। ठीक है, option number B is the correct answer. Now moving to the next question. Yes, question second is using the expression crown for the monarchy is an example। देखिए, मोनार्की कहते हैं पूरा राजकाज या पूरा शासन। ठीक है, और क्राउन ये कह रहा है कि हम अगर पूरे राजपाट को या पूरे शासन व्यवस्था को सिर्फ एक वर्ड से डिस्क्राइब कर रहे हो, क्या कह रहे हो उसे? क्राउन, यानी कि ताज। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन है आपके पास, मेटानमी, सिनकडकी, आयरनी, मेटाफर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? और देखिए, आपको भी इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलना है और मतलब मैच करना है, फिर उन्हें अपना इवेल्युएशन खुद करना है और चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब हम किसी होल टू पार्ट और पार्ट टू होल की बात करते हैं तब कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? देखिए, यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच है ना वो है मेटानमी, जब हम किसी एक बड़ी चीज के लिए एक छोटा सा नाम दें। ठीक है, तो मेटानमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ थिंग और कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड नॉट बाय इट्स ओन नेम बट रादर बाय द नेम ऑफ समथिंग एसोसिएटेड इन मीनिंग विद दैट थिंग और कॉन्सेप्ट। ओके, और अगर इसका और एग्जाम्पल ले लिया जाए तो क्या है, वॉल स्ट्रीट इज ऑफन used to metonymically to describe the US financial and corporate banking sector. Now moving to the next question.
जैसे अगर हम मेटानमी का एक एग्जांपल और भी सेट कर सकते हैं, जैसा कि हम कहते हैं ना जस्ट गिव हिम अ हैंड, ठीक है, तो वो हैंड ऐसा नहीं है कि हाथ उखाड़ के दे देना, ठीक है, उसका मतलब होता है हेल्पिंग, हेल्प करना, ओके। तो इसी तरीके से ये मेटानमी होती है जिसमें हम किसी अनदर वर्ड से किसी मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड इज, just a minute, yes, question third is using the bench for the judiciary is an example of। अब इसमें भी क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है, मेटाफर, आयरनी, सिनगडकी या मेटानमी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चन में भी समझ चुके हैं, तो द बेंच, बेंच किसके लिए यूज हो रही है? पूरी न्याय व्यवस्था के लिए हमने एक वर्ड यूज कर दिया था, बेंच, ठीक है। तो ये भी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? यस, मेटानमी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 इज चार्ल्स लैम्ब बिलोंग टू, बताइए चार्ल्स लैम्ब किस एज से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन है आपके पास, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज, न्यू क्लासिकल एज। इजीएस्ट ऑफ द डे, जैसा कि आपको पता है चार्ल्स लैम्ब किस एज से बिलोंग करते हैं? रोमांटिक एज से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि आपको पता है कि रोमांटिक एज की जो है वो दो फेजेस में डिवाइडेड है, एक ओल्ड जनरेशन वाली है और एक न्यू जनरेशन वाली है। तो चार्ल्स लैम्ब कौन सी कैटेगरी में है? ये न्यू जनरेशन की कैटेगरी में है, ठीक है, रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं चार्ल्स लैम्ब, ओके। चार्ल्स लैम्ब बिलोंग टू दी रोमांटिक एज। अब इनका अगर वो टाइम पीरियड देखा जाए तो वो क्या है, 1785 to 1832, okay, he was born on 10th February 1775। अगर इनके ये तो रोमांटिक एज का वो था टाइम पीरियड, और अगर चार्ल्स लैम्ब के जन्म की बात करी जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 10 फरवरी, जस्ट अ मिनट, 10 फरवरी यानी 10th फरवरी और 1775 को हुआ, लंदन में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई है वो 27th, जस्ट अ मिनट, 1775 है ये, ओके। और इनकी जो डेथ होती है वो होती है 27th ऑफ दिसंबर एंड 1834, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 इज एसेज ऑफ हिला इज रिटन बाय, एसेज ऑफ हिला किसने लिखा था? ऑप्शन है डी क्विंसी, चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट, सैमुअल रॉजर्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जैसा कि आप देख के ही पहचान गए होंगे, इला किसका इमेजिनरी नेम है? इला, ये जो इमेजिनरी नेम रखा था ना वो किसने रखा था? यस, ऑब्वियस ही बात है, चार्ल्स लैम्ब ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो एसे ऑफ हिला भी चार्ल्स लैम्ब ने ही लिखा था, ठीक है। और ये क्या है? ये कलेक्शन है एसेज का, ओके, और इट वाज पब्लिश्ड इन 1823। लैम्ब्स एसे फर्स्ट अपीयर इन दी लंदन मैगजीन, और पहली बार लैम्ब के एसे कहाँ अपीयर होते हैं? लंदन मैगजीन में, ओके, मैगजीन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6th, Lamb did not mind the laughter of a young chimney sweeper when he fell down on the road because, देखिए इसमें कहा गया है लैम्ब डिड नॉट माइंड द लाफ्टर ऑफ अ यंग चिमनी स्वीपर। देखिए इसमें ये बोला गया है कि लैम्ब जो हैं उन्होंने माइंड नहीं किया, मतलब उन्होंने बुरा नहीं माना किस बात का? कि द लाफ्टर ऑफ अ यंग चिमनी स्वीपर व्हेन ही फेल डाउन ऑन द रोड। जब वो कोई एक छोटा सा बच्चा जो चिमनी स्वीपर था वो रोड पर गिर जाता है और वो फिर भी हंस रहा होता है, तो उस बात का उन्हें कोई भी अचंभा नहीं हुआ लैम्ब को। अब इसके पीछे रीजन क्या था? इट वॉज ए सिली मिस्टेक, it was a humorous incident, it was indeed a funny scene, it was the boy a chance to laugh। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
यस, इसके पीछे रीजन क्या था? इट गेव द बॉय अ चांस टू लाफ. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इज ही इज नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ. बताइए, यहां भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है. ये किसका एग्जाम्पल है? ही इज नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. ऑप्शन है कियासमस, हाइपरबोली, लाइटोटस, सिमिली. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए. यस, इसका करेक्ट आंसर है लाइटोटस. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. लाइटोटस इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ अंडरस्टेटमेंट. ठीक है, लाइटोटस किसे कहते हैं? ये एक स्पेशल फॉर्म होती है अंडरस्टेटमेंट की. अब अंडरस्टेटमेंट का मतलब क्या है? अंडरस्टेटमेंट का मतलब होता है कि जब हम किसी को, मतलब कोई बड़ी अच्छी फेमस चीज है और उसे भी हम बहुत कम वे में बताते हैं, बहुत छोटा करके बताएं, तो उसे हम अंडरस्टेटमेंट या लाइटोटस बोलते हैं. ठीक है, द असर्शन ऑफ एन affirmative by negating its contrary. He is not the brightest man in the world. Okay, meaning he is stupid. ठीक है, इसमें क्या कहा गया था? ही इज नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. तो इसका मतलब क्या हुआ? ही इज द स्टूपिड. तो इसमें नेगेटिव वर्ड को इग्नोर करते हुए इन्होंने मतलब बहुत बड़ी चीज को बहुत छोटे वे में डिस्क्राइब कर दिया, तो इसे हम लाइटोटस बोलते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 8 is, in Wordsworth's prelude, the boy of Winander is affected by. ऑप्शन है आपके पास ब्लाइंडनेस, डीफनेस, म्यूटनेस, लेमनेस. बताइए, वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है प्रिल्यूड, तो उसमें द बॉय ऑफ विनेंडर का जो बॉय होता है वो अफेक्टेड होता है किस चीज से? ब्लाइंडनेस से, डीफनेस से, म्यूटनेस से या लेमनेस से. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए. यस, जो द बॉय ऑफ विनांडर था वो किससे अफेक्टेड था? वो म्यूटनेस से अफेक्टेड था. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज the addition of curiosity to the desire of beauty was romanticism in English literature. It was defined by. बताइए, ये स्टेटमेंट किसने दी है बेसिकली? ऑप्शन है आपके पास वॉल्टर पैटर, बेन जॉनसन, लेगेस कैजामियन या फिर डॉक्टर जॉनसन. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए. यस, इसका करेक्ट आंसर है वॉल्टर पैटर. ओके, वॉल्टर पीटर डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज द एडिशन ऑफ क्यूरोसिटी टू द डिजायर ऑफ ब्यूटी. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है कि वॉल्टर पैटर की स्टेटमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन 10 इज, इट वॉज थॉमस वेट and Henry Howard who introduced to England in the first half of the 16th century. ऑप्शंस हैं आपके पास एलेजी, सोनेट्स, एपिक, बैलेड. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनेट. ओके, इट वॉज थॉमस वेट एंड हेनरी हॉवर्ड हु इंट्रोड्यूस्ड. जो थॉमस वेट थे और हेनरी हॉवर्ड थे, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सोनेट्स को. ठीक है, टू इंग्लैंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 16th सेंचुरी. ओके, और सोनेट तो आपको पता ही है, सोनेट किसे कहते हैं? 14 लाइन पोएम होती है. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 11. In which play by Shakespeare do we find widowed queens
क्वेश्चनिंग द अजम्पशंस ऑफ मेल पॉलिटिक्स। ऑप्शंस हैं हेनरी फिफ्थ, रिचर्ड सेकंड, एंथनी एंड क्लियोपेट्रा, हैमलेट। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है रिचर्ड थर्ड। ओके, शेक्सपियर का जो वर्क है रिचर्ड थर्ड, इसमें वी फाइंड विडोड क्वींस क्वेश्चनिंग द अजम्पशंस ऑफ मेल पॉलिटिक्स। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में कहा गया है द इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय। ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, डार्विनिज्म, पीसेंट्स मूवमेंट या फ्रेंच रेवोल्यूशन। What is the correct answer? The English romantic poets were influenced by. Yes, जो ये पोएट्स थे वो किससे इन्फ्लुएंस थे? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज बिगिन इन मई 1789। इफ अफेक्ट्स दी रोमांटिक पोएट्स, और इसी ने किसे अफेक्ट किया? रोमांटिक पोएट्स को। तो राइट आंसर इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 इज हु हैड रिटन इंट्रोडक्शन टू गीतांजलिज बाय टैगोर। बताइए किसने लिखा है ये इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि बाय टैगोर। ऑप्शन है आपके पास W.B. Yeats, इजरा पाउंड, T.S. Eliot, I.A. रिचर्ड्स। सोचिए और आंसर कीजिए। Who had written Introduction to गीतांजलि by Tagore? यस, इसका करेक्ट आंसर है W.B. Yeats। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Okay, W.B. Yeats had written Introduction to Gitanjali by Rabindranath Tagore. The English Gitanjali is a collection of 103 poems. Okay, next question. Question number 14 is who among the following is not associated with the metaphysical school of poetry? बताइए इनमें से कौन सा ऐसा पोएट या राइटर है जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री से बिलोंग नहीं करता है। ऑप्शन है जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वोगम, जॉन मिल्टन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कौन एसोसिएटेड नहीं है स्कूल ऑफ पोएट्री, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री से? यस, ये एसोसिएटेड नहीं है जॉन मिल्टन। ओके, John Milton is not associated with the metaphysical school of poetry. The term metaphysical poets was coined by the critic Samuel Johnson. ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट की जो टर्म थी वो किसने कॉइन की थी? सैमुअल जॉनसन ने की थी। ठीक है, जॉन डन वाज द चीफ मेटाफिजिकल पोएट। अदर पोएट एज हेनरी वोगम, एंड्रयू मार्बल, अब्राहम कॉली, जॉर्ज हर्बर्ट और रिचर्ड क्रॉसर। ठीक है, next, yes, question 15 is the prelude although began as early as 1799 and finished in its first version in 1805 was not published till, या until कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन है 1815, 1820, 1830, 1850। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन का मतलब है द प्रिल्यूड ऑल्दो बिगन एज अर्ली एज 1799 के प्रिल्यूड को लिखना जो शुरू कर दिया था वो अर्ली 1799 में कर दिया था। एंड द फिनिश्ड इन इट्स फर्स्ट वर्जन, और ये पहले वर्जन में कब फिनिश्ड होती है? 1805 में होती है। वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल, और तब तक भी ये पब्लिश नहीं हो पाती है। ये कब पब्लिश हुई फिर ये आपको बताना है। यस, ये पब्लिश होती है 1815 में,
और ये पॉस्टमसली पब्लिश होने वाली एकमात्र पोएम वो थे वर्क था, ठीक है। The Wordsworth the Prelude was begun in 1799, but could only be published after his death in 1850 by his wife. Okay, और उनकी वाइफ ने इसे पब्लिश कराया था। Now moving to the next question. Question 16. Just a minute. Yes, question 16. Oliver Twist was originally published in monthly installments in the magazine Bentley's Miscellany. Okay, देखिए इसमें कहा गया है ऑलिवर ट्विस्ट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन मंथली इंस्टॉलमेंट। जो ऑलिवर ट्विस्ट था ना वो मंथली पब्लिश हुआ करता था, किसमें, जो मंथली इंस्टॉलमेंट या मैगजीन वगैरह आती हैं उसमें, इन दी मैगजीन बेंटलेज मिसेलनी फॉर्म। ओके, तो ऑप्शन है आपके पास 1832 33, 1833 35, 1835 36 या 1837 39। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है 1837 to 39. Oliver Twist was originally published in monthly installment in the magazine Bentley's Miscellanies from 1837 to 1839. It was notable for its unromantic portrayal of criminals and their sordid lives and cruel treatment. Okay, next. Question 17 is, which novel does the following quote of Dickens belong to? देखिए कौन सा ऐसा नॉवल है जिसमें जो ये डिकेंस की नीचे दी गई कोट है वो देखने को मिलती है हमें। कोट क्या है? अ केयर फॉर नो मैन नो ऑन अर्थ एंड नो मैन ऑन अर्थ केयर फॉर मी। आई केयर फॉर नो मैन ऑन अर्थ एंड नो मैन ऑन अर्थ केयर्स फॉर मी। किस में आती है लाइन? ऑप्शन है आपके पास ग्रेट एक्सपेक्टेशन, अ टेल ऑफ टू सीरीज, हार्ड टाइम, डेविड कॉपरफील्ड। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आई केयर फॉर नो मैन ऑन अर्थ एंड नो मैन ऑन अर्थ केयर्स फॉर मी। देखिए ये लाइन जो कोट होती है ना वो होती है अ टेल ऑफ टू सिटीज में, ठीक है, अ टेल ऑफ टू सिटीज बाय चार्ल्स डिकेंस। और ये वर्क किसका है? चार्ल्स डिकेंस का है। इट इज अ हिस्टोरिकल नोवेल सेट इन लंदन एंड पेरिस बिफोर द ड्यूरिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. विच पोएम ऑफ पीबी शैली कंटेन दिस लाइन? पीबी शैली की किस पोएम ने ये लाइन कंटेन की है? लाइन है आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। तो ये कौन सी पोएम में देखने को मिलेगी आपको? पीबी शैली की ये लाइन है और ये ऑप्शन में भी पीबी शैली की ही पोएम दी गई है। ऑप्शन है आपके पास ओड टू द वेस्ट विंड, सॉन्ग टू द मैन ऑफ इंग्लैंड, ओज़मेंडियास, टू अ स्काईलार्क। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, सोचिए और आंसर कीजिए। विच पोएम ऑफ पीबी शैली कंटेन दिस लाइन? आर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टू अ स्काईलार्क। ठीक है, टू अ स्काईलार्क कब पब्लिश होती है? 1820 में पब्लिश होती है। ठीक, इस शैलीज पोएम, it is written in the spring of 1820. It represents Shelley's thought and style. This poem contains the famous line, our sweetest song are those that tell of saddest thought. Next. Yes, question 19 is, Oliver Twist is also known as, बताइए ऑलिवर ट्विस्ट को और क्या कहते हैं? ऑप्शन है द अंडरटेकर, पेरिस बॉयज प्रोग्रेस, द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन ऑफ ऑलिवर,
ट्विस्ट ऑफ फेट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑलिवर ट्विस्ट इज आल्सो नोन एज, किस नाम से जाना जाता है ऑलिवर ट्विस्ट को? और सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस। ओके, Oliver Twist is also known as the Paris Boys Progress is Charles Dickens' second novel published as a serial from 1837 to 1839 and realized as 3-volume book in 1838 before the serialization ended. Okay, next question number 20. Who said Arnold is at his best a very good but highly derivated poet? ऑप्शन है जॉन कॉपर पॉब्स, लियोनल ट्रिलिंग, डेविड लॉज, हैरोल्ड ब्लूम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, who said Arnold is at his best a very good but highly derivated poet? किसने कही थी ये बात? ये कहते हैं हैरोल्ड ब्लूम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, हैरोल्ड ब्लूम। आर्नोल्ड इज एट हिज बेस्ट अ वेरी गुड बट हाईली डेरिवेटेड पोएट सेड बाय हैरोल्ड ब्लूम, who was an American literary critic and pro of humanities at Yale University. Next is ओके तो आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, स्प्रेड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी सीरीज़ में हम डेली इसी तरीके की वीडियोस लाते रहेंगे। आपके डेली के मॉक टेस्ट चल ही रहे हैं, ग्रामर के का मॉक टेस्ट आपको अलग से देना है और लिटरेचर का अलग से। हाँ, और अगर आप क्लास की टाइमिंग समझना चाहते हैं कि किस टाइम तक लगभग क्लास आ जाती है, तो सुबह अगर मॉर्निंग वाली क्लास की बात करें तो वो 9 o'clock तक आपके पास पहुंच जाएगी। ग्रामर की जो क्लास होती है मैं सुबह में कराती हूँ, 9 o'clock तक मैं रिकॉर्ड करके आपको डाल देती हूँ। और साथ ही अगर मैं लिटरेचर की बात करूँ तो लिटरेचर की शाम को 9 o'clock तक, रात के 9 बजे तक आपको लिटरेचर की वीडियो अवेलेबल होगी। और साथ ही अगर आप जीएस या फिर यूपी SSSC पैट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हिस्ट्री तथा पॉलिटी की स्पेशल क्लासेस ली जा रही हैं। इनफैक्ट मॉक टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है। अगर आपने नहीं देखा है उन्हें तो प्लीज़ उन्हें भी देखें और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर लें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।